तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस और अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, कल हमने राजस्थान अध्ययन की जो शॉर्ट नोट्स है कक्षा 6 के, उसके लगभग 65 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं और इसके अंदर हम पूरा ही इसको समाप्त कर देंगे। और दोस्तों, जो अपना क्वेश्चन है अगला, वो है 65 क्वेश्चन बिना देरी किए हुए क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं। और जो आपका 65वां क्वेश्चन है वो है 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत 7 जिलों में हुई थी। वो 7 जिले कौन कौन से है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और अजमेर। उसके बाद 66वां क्वेश्चन है, महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो महिला स्वयं सहायता समूह 1997 से 1998 में शुरू किया गया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 67वां, प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, अमृता पुरस्कार की शुरुआत वो भी प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत 2005 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2005 में हुई थी। 68वां क्वेश्चन है, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2011 में, वर्ष 2011 में शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए आप लोगों के 69वां क्वेश्चन है आप लोगों के, 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है ए, कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, 2 बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, तीसरा है आप लोगों के हर महिलाओं को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, चौथा है आप लोगों के सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक ले जाना, पांचवा है महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के अवसर सृजित करना। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल जो भी आप लोगों के नियम कानून है वो सारे बताए गए हैं एक साथ, जितने के जितने पांचों के पांचों। ये 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 सूत्र है जिनको लेकर चलना है और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, जिसमें 10% तक 100% बालिकाओं का ठहराव होना चाहिए। मतलब कि 10वीं तक जितनी भी बालिकाएं वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति हो, पूरी तरीके से बाल विवाह समाप्त हो जाना चाहिए। हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा, मतलब कि हर महिलाओं को उसी के आसपास आप लोगों के प्रसव यानी जन्म देने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब अस्पताल के अंदर। सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार तक लेकर जाना है आप लोगों के, है ना। महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ये 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम के तहत बताया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 70वां क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन है आप लोगों के, राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का नाम है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। और वर्तमान की भी बहुत सारी योजनाएं, आप सब उनको लिख लेना, जिनका संबंध बालिकाओं की संख्या में गिरावट को रोकने के लिए चलाई जा रही है। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उन्हें याद कर लेना दोस्तों, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 71वां, मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? तो मीराबाई के आप लोगों के एक विवाहित के कितने, मतलब मीराबाई का उसके पति के साथ जो विवाह हुआ था भोज के साथ, भोजराज के साथ, तो भोजराज के और मीराबाई के विवाह के कितने वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई? तो 7 वर्ष। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों कि मीराबाई का विवाह जब उनके पति भोजराज के साथ हुआ तो कितने साल बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी? तो 7 वर्ष के बाद हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 72वां, जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यहाँ लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती है। लकड़ी की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? जेठाना डूंगरपुर में। अच्छे से याद रखना दोस्तों, जेठाना डूंगरपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के 73वां क्वेश्चन, मोलेला के अतिरिक्त जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं। मतलब आप सबको पता है दोस्तों, टेराकोटा के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह है वो मोलेला है। मोलेला राजसमंद और प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमावत है। उसके अलावा टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर व बाड़मेर की। टेराकोटा, मोलेला, राजसमंद के अलावा कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अलवर व बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामसागर झील किस जिले में है? तो दोस्तों, रामसागर झील आप लोगों के धौलपुर में है। रामसागर झील कहाँ पर है? धौलपुर में है। रामसागर झील कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। 75वां क्वेश्चन है, रायपुर बांध किस जिले में? रायपुर बांध आप लोगों के सीकर में है। रायपुर बांध किस जिले के अंदर है? सीकर जिले के अंदर है। 76वां क्वेश्चन है, तलवाड़ा झील किस जिले में है? तलवाड़ा झील किस जिले में है? तो तलवाड़ा झील दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है। घग्गर नदी कौन सी नदी दोस्तों? घग्गर नदी
गग्गर नदी के द्वारा टिब्बी तहसील के बाद में ही तलवाड़ा झील का निर्माण किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जेतपुरा बांध किस जिले में है? तो दोस्तों जेतपुरा बांध किस जिले में है? तो जेतपुरा बांध आप लोगों के किस जिले में है? तो जेतपुरा बांध भीलवाड़ा जिले में है। तलवाड़ा झील आप लोगों के भीलवाड़ा में है, जेतपुरा बांध आप लोगों के भीलवाड़ा में है, रायपुर बांध सीकर के अंदर है, रामसागर झील धौलपुर के अंदर है। मोती झील किस जिले में है? तो मोती झील भरतपुर के अंदर है। मोती झील किस जिले के अंदर है? आप लोगों के भरतपुर के अंदर। और दोस्तों मोती झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो रूपारेल नदी करती है, रूपारेल नदी, जो कि दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है, जो कि उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से जिसका उद्गम होता है और भरतपुर में मोती झील का निर्माण करती है, जिसे मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा लाइफ लाइन बोला जाता है, भरतपुर की लाइफ लाइन बोला जाता है। 69वां है शिवपुर हेड झील किस जिले में है? तो दोस्तों शिवपुर हेड आप लोगों के श्री गंगानगर में है। शिवपुर हेड झील आप लोगों के कहां पर है? तो श्री गंगानगर में है। शिवपुर आप IGNP पढ़ोगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वहां पर भी पढ़ोगे आप शिवपुर हेड। उसके बाद 80 क्वेश्चन है, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? तो दोस्तों टांका परंपरागत की है, कुंड है, खडीन है। टांका भी परंपरागत जल की एक विधि है आप लोगों के। देख लो दोस्तों 80 क्वेश्चन, परंपरागत संरक्षण विधि कौन कौन सी है? तो दोस्तों टांका परंपरागत है, ठीक है, कुंड भी परंपरागत है, खडीन भी परंपरागत है, बावड़िया भी परंपरागत है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के 81 बरनालायु किस जिले में है? तो जयपुर में है दोस्तों। ये बरनालायु किस जिले में है? तो याद रखना दोस्तों बरनालायु किस जिले में है? तो जयपुर जिले में है। 82 सामोली लेक किस जिले में है? तो उदयपुर में है। सामोली आप लोगों के किस जिले में है? तो उदयपुर में है। बरनालायु कहां पर है दोस्तों? तो ये भी इतिहास से संबंधित है दोस्तों, हिस्ट्री से संबंधित है दोनों, इतिहास से। बरनालायु या फिर इस समय आप लोगों के किस जिले में है? तो जयपुर में। सामोली लेक किस जिले में है? तो आप लोगों के उदयपुर में है। उसके बाद है 83वां क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? तो बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया शिलालेख किस जिले के अंदर है? तो भीलवाड़ा के अंदर है। बिजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा होगा 1897 से लेकर 1941 तक, ठीक है, 1897 से लेकर 1941 तक चला था। सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन है, 44 वर्षों तक चला था। इसके अंदर अलग 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहले चरण के अंदर साधु सीताराम दास थे, बिजोलिया के जनक भी साधु सीताराम दास ही दोस्तों, लेकिन किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के क्या है? जनक है दोस्तों। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मजारे फकरी। मजारे फकरी किस जिले में है? तो मजारे फकरी गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है। मजारे फकरी कहां पर है? तो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है दोस्तों। और दोस्तों डूंगरपुर के अंदर मैंने एडवर्ड झील भी बताई थी आप लोगों को, एडवर्ड झील भी डूंगरपुर में, मैंने बोला था ए और डी, एडवर्ड झील डूंगरपुर के अंदर है आप लोगों के। 85वां क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? तो 1978 से 79 के बीच में शुरू हुआ था दोस्तों। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? तो 1978 से 1979 में। दूध तलाई झील किस जिले में? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। दूध तलाई झील आप लोगों को पहले भी बता दी मैंने, दूध तलाई झील उदयपुर में है। ओके, और माछल मगरा झील भी उदयपुर के अंदर है दोस्तों। अमरकुंड झील भी उदयपुर के अंदर है। रुंडेला झील भी आप लोगों के उदयपुर के अंदर है। उसके अलावा आप लोगों के जयसमंद झील सलूम्बर के अंदर, सलूम्बर उदयपुर है ना। उसके अलावा पिचोला झील, स्वरूप सागर झील, और उसके अलावा उदय सागर झील, फतेह सागर झील, ये सब झील उदयपुर की झीलें हैं। ओके, 87 क्वेश्चन है, किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों मानसून राजस्थान में दो तरीके के मानसून आते हैं। एक तो दोस्तों आप लोगों के अरब सागरीय मानसून, और एक आता है बंगाल की खाड़ी मानसून। अरब सागर मानसून अरावली के समानांतर निकल जाता है, और बंगाल की खाड़ी अरावली से टकराकर हिमालय से टकराकर वापस आप लोगों के पश्चिम की ओर बढ़ता है और राजस्थान में वर्षा करता है। तो सर्वाधिक वर्षा आप लोगों की बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। 87 क्वेश्चन हो गया। 88वां क्वेश्चन, अब आप लोगों के 88वां क्वेश्चन है, आप लोगों के 26 किस्म के मनके कहां से प्राप्त हुए हैं? कोई पूछे आप लोगों से दोस्तों 26 किस्म के मनके कहां से प्राप्त हुए, तो बता देना 26 किस्म के मनके कहां से प्राप्त हुए? तो आहड़ से। आहड़ आप लोगों के, आहड़ सभ्यता उदयपुर से आप लोगों के 26 किस्म के मनके प्राप्त हुए हैं। ओके, उसके अलावा आप लोगों से पूछ सकता है संदूक, पत्थर के संदूक कहां से प्राप्त हुई है? तो बता देना दोस्तों पत्थर के संदूक आप लोगों के विराट से प्राप्त हुई है। ओके, कोशनो की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था। कोशनो की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद योद्धे जनपद था, जो कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला भाग हुआ करता था। कोशनो, इन्होंने कोशनो की शक्ति को क्या किया था? नष्ट किया था योद्धे जनपद ने। उसके बाद आप लोगों के 90 क्वेश्चन है, श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन फिर से आया है, वहां पर तक कब भरता है? तो चैत्र में। और कब से कब तक? तो चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख
कृष्ण द्वितीया तक, चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर वैशाख कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है दोस्तों। उसके बाद 91वां क्वेश्चन है कहाँ बढ़ता है, तो करौली में श्री महावीर जी, करौली के अंदर आप लोगों के। ओके, 91वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, मतलब कि ये बोल रहा है कि RSRTC की स्थापना कब हुई। राजस्थान स्टेट है ना, राजस्थान टूरिस्ट ट्रेवल कॉर्पोरेशन की स्थापना, मतलब कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना होती है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना होती है। वापस वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1964, 1 अक्टूबर 1964 को। 92वां क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई, तो 1874 में। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई, तो 1874 में संचालित हुई थी दोस्तों। उसके बाद अगला है 93 में, आहड़ को किस शताब्दी के में अघाटपुर कहा जाता था, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य अघाटपुर कहा जाता था। मान लीजिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके आ जाए, आहड़ को किस शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था। अघाटपुर आहड़ का प्राचीन नाम है, ताम्रवती नगरी भी है दोस्तों इसका प्राचीन नाम, ठीक है। ओके, धूलकोट भी आहड़ का प्राचीन नाम, लेकिन पूछ ले कि अघाटपुर किस शताब्दी में कहा जाता था, खतरनाक है ना, तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में। ओके दोस्तों, आप लोग वहां गलत ना करो, इसलिए मैं वन लाइनर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आहड़ को किस शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था, 10वीं से 11वीं शताब्दी में। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों के 94, भारत में शक जाति के शासकों के प्रांत मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो भारत के अंदर जो शक, कुषाण ये सब हुआ करते थे, उनमें से शक जाति थी। शक जाति के शासकों के प्रांत का जो मुखिया उसे क्या कहता था, तो वो स से क्षत्रप, शक और क्षत्रप, प्रांत का मुखिया क्षत्रप कहलाता था। शक जाति के प्रांत का मुखिया क्षत्रप कहलाता था दोस्तों। उसके बाद 95वां क्वेश्चन है, विश्वेश्वर नाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा था। विश्वेश्वर नाथ रेव ने किस रियासत का इतिहास लिखा था, तो दोस्तों विश्वेश्वर नाथ रेव ने मारवाड़ रियासत का इतिहास लिखा था। कौन सी रियासत का इतिहास लिखा था, मारवाड़ रियासत का इतिहास लिखा था। 96 क्वेश्चन है, सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है, तो दोस्तों जैसलमेर व चूरू है ना। सर्वाधिक व दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। मेन तो सब दोस्तों दैनिक तापांतर में आप लोगों के कौन सा हो जाएगा, वैसे तो जैसलमेर। और दोस्तों वार्षिक तापांतर वाला कौन सा हो जाएगा, चूरू। क्लियर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे नंबर चूरू, और वार्षिक तापांतर वाला आप लोगों के चूरू। अगला क्वेश्चन है 97, सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। तो सम्राट अशोक का जो भाब्रू शिलालेख ये बेराट से प्राप्त हुआ है। बेराट के अंदर एक पहाड़ी है जिसे बोलते हैं दोस्तों बीजक की पहाड़ी। बेराट के अंदर एक पहाड़ी थी बीजक की पहाड़ी, ये बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है। वहां पर 3-4 डूंगरियां है, जैसे कि आप लोगों के वहां पर एक सबसे पहले तो बीजक की पहाड़ी हो गया, बीजक डूंगरी हो गया, बीजक डूंगरी। उसके अलावा आप लोगों के वहां पर गणेश डूंगरी है। वहां पर कौन सी डूंगरी आप लोगों के, गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी को आप लोगों क्या बोलते हैं, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। ओके दोस्तों, बीजक की पहाड़ी हो गई, गणेश डूंगरी हो गई, महादेव डूंगरी हो गई, वहां आप लोगों के बेराट के अंदर। ये कहां पर है, बेराट के अंदर है। ओके, उसके अलावा आप लोगों के अगला है 98 क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। 7 अग्नि वेदिकाएं, कितनी अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि वेदिकाएं आप लोगों के कहां से मिली है। तो 7 अग्नि वेदिकाएं आप लोगों से कहां से मिली, आप लोगों के 2, 3, 4, 5, 6 और आप लोगों के 7 अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है, तो कालीबंगा से। कहां से मिली है, कालीबंगा से। और यहाँ आसपास दोस्तों आप लोगों के जली हुई हड्डियां मिली है, जिससे पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। उसके बाद 99 क्वेश्चन, बयाना का प्राचीन नाम था। बयाना का प्राचीन नाम श्री पंथ था। बयाना को क्या बोलते थे, श्री पंथ। बयाना का प्राचीन नाम क्या था, श्री पंथ। उसके बाद आप लोगों के 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच 900 मीटर है दोस्तों। बनास बेसिन अपवाह तंत्र का उच्चावच कितना है, 900 मीटर है। बनास बेसिन इन अपवाह तंत्र का उच्चावच 900 मीटर है दोस्तों। ये रहे आप लोगों के दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन, जो हम लोगों ने लगभग फर्स्ट वीडियो के अंदर 1 से लेकर आप लोगों ने 64 तक, लगभग 1 से लेकर 64 तक सोल्व करे थे। 65 से लेकर 100 तक अपन ने अभी कर दिए है ना। आप लोग मेनली अच्छे से याद रखना इसको। मैं आप लोगों को इतना इस हिसाब से बता सकता हूं, ये दोनों वीडियो देखने के बाद, आप लोगों को एक काम करना है दोस्तों, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी इस पीडीएफ के अंदर बांध आए हैं उन्हें अलग से लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों के तालाब आए हैं, तालाब को भी अलग से लिख लेना है ना। ओके, उसके अलावा आप लोगों की जितनी भी झीलें आई है, झीलें, उन्हें अलग से लिख लेना है ना। उसके अलावा आप लोगों को सभ्यताओं से संबंधित जो चीजें आई है, किससे संबंधित, सभ्यता, वो सभ्यताओं को संबंधित जो भी चीजें आई वो सभ्यताओं को अलग से लिख लेना है। इस पीडीएफ के अंदर यदि आप लोगों के लिए योजना आई है, क्या ये योजना या कार्यक्रम आए वो प्राचीन है, उन्हें भी अलग से
लिख लेना है आप लोगों के। और दोस्तों लगभग यहाँ यही इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है आप लोगों के लिए, बांध, तालाब, झील, सभ्यता और योजना, इन्हें अलग से लिख लेना है और अलग से लिख के आराम से पढ़ लेना है, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम कक्षा 7 की पीडीएफ को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद आपका।